अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली मर्तबे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हमने देखा था कि वो कौन से तरीक़ाए कार हैं जिनके ज़रिए से एक एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो रिलैक्स कर सकता है। उससे पहले हम कुछ लेक्चर्स में ये देख चुके थे कि रिलैक्सेशन ज़रूरी क्यों है, इसलिए कि कॉग्निटिव एंजाइटी या अराउज्ड फिजियोलॉजिकल लेवल जो है वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे बुरा असर रखती है। इसलिए पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ टेक्नोलॉजीज बताई थी कि कैसे रिलैक्स करना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन्स को। आज हम उससे आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे चलें पिछले लेक्चर का अयादा कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या बात की थी। हमने आपको बताया था कि रिलैक्सेशन के लिए बैकग्राउंड के तौर पे आपको मद्देनजर रखना चाहिए कि एक शख्स की ब्रीदिंग क्या है। अगर तो ब्रीदिंग उसकी चेस्ट ब्रीदिंग है एज अपोज टू एब्डोमिनल ब्रीदिंग, then the person is in an emotional distress. Remember, if the breathing is rapid, if the breathing is shallow, then the person is in a state of emotional distress. If the breathing, on the other hand, is abdominal breathing and it is regular and it is deep, then the person is relaxed. यही माहिरीन नफ्सियात ने इस ऑब्जर्वेशन को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर अप्लाई किया और स्पोर्ट्स पर्सन्स को इस तरह से ट्रेन करने का तरीका इख्तियार किया कि उनकी चेस्ट ब्रीदिंग को बदलकर एब्डोमिनल ब्रीदिंग में तब्दील किया जाए ताकि उनकी रिलैक्सेशन बढ़ सके। दिस वॉज द बैकग्राउंड दैट वी सॉ। देन वी सॉ in the last lecture, that is lecture number 22, that there were 4 basic technologies of how sports psychologists achieve relaxation in their clients, the sports persons. What were those 4 technologies that we talked about the last time? We talked about progressive relaxation. We talked about autogenic training. We talked about meditation. And we talked about biofeedback training. हमने कहा था प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन से माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो एक शख्स को सिखाते हैं कि अपने जिस्म के सारे मसल्स को कैसे टेंस करना है और फिर कैसे उसे रिलैक्स करना है। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग में हमने आपको बताया था कि ये तकरीबन ऑटो हिप्नोसिस से मिलता जुलता एक मेथड है। मेडिटेशन में हमने बताया था कि इसमें एक शख्स को इस बात की तरबियत दी जाती है कि वो एक ऑब्जेक्ट पे या एक नाम पे कंसंट्रेट करे, कॉन्शियसनेस को अपनी फिक्सेट करे। बायोफीडबैक में हमने आपको बताया था कि उसको इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए से सिखाया जाता है हाउ टू कंट्रोल हिज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी रिएक्शन सच एज हार्ट बीट, सच एज ब्लड प्रेशर। और हमने ये भी बताया था आपको कि रिसर्च ने ये दिखाया है कि इन चारों में से कोई भी टेक्निक जो है वो निहायत कारआमद है रिलैक्सेशन के लिए, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इन टेक्नोलॉजीज को, इसके किसी कॉम्बिनेशन को, चारों को इकट्ठे या अलहदा स्पोर्ट्स पर्सन्स पे अप्लाई करके ये उनको सिखा रहे हैं कि वो कैसे रिलैक्स करें, और रिलैक्स करने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज हम नई चीज क्या सीखेंगे। अहम चीज जो आपने आज नोट करनी है वो ये है कि अभी तक हम बात कर रहे थे हाउ टू ब्रिंग कॉग्निटिव एंजाइटी डाउन, हाउ टू डी एनर्जाइज ए पर्सन। इफ वी हैड सीन इफ द cognitive anxiety or arousal level was beyond a certain optimal level, then that aroused cognitive anxiety or that aroused heightened level of activation negatively influences performance. लेकिन हमने आपको यह भी बताया था पिछले लेक्चर्स के दौरान कि जरूरी है कि एक शख्स वार्म्ड अप हो बिफोर ए पर्सन कैन गिव ए टॉप क्लास परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स एंड गेम्स. दैट पर्सन हैज टू बी
energized. That person has to be focused. So top performance can come about by reducing anxiety which is hindering, and also by arousing level of a person's activation so that he is in a state of body and mind to give his optimal performance. माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो सिर्फ एंजाइटी को कम नहीं करने की टेक्नोलॉजीज पे अमल करते, ज्यादातर ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑन अ डेली बेसिस दे ऑल्सो यूज टेक्नोलॉजीज फॉर अराउजल और एनर्जाइजिंग the athletes, the sports persons, so that the aroused or the energized athletes or sports persons can give optimal levels of performance. In everyday terminology, these techniques are called psych-up techniques. These techniques are called pep talks. और इन techniques के जरिए से एक sports person को पहले से बेहतर जिस्मानी और ज़हनी हालत में लाकर उसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो उससे मुतवक्को होती है. इसको ऐसे समझिए, इफ आई वर टू गिव यू ए सरप्राइज क्विज राइट नाउ, वुड यू बी एबल टू गेट एन ए ग्रेड? और इफ आई वर टू टेल यू दैट आई विल गिव यू ए क्विज टुमारो और इन द नेक्स्ट लेक्चर, would you be able to get an A then? Obviously, you'd be able, there's a greater probability that you would not get an A in a surprise quiz right now, and that you will probably get an A in a premeditated quiz that I'm going to talk about to you tomorrow in the next lecture. Why? Because then you would be energized, you would be physically and mentally ready to take that quiz tomorrow. You are physically and mentally not ready to take that quiz right now. So your performance would be hampered because you are physically and mentally not prepared to take the quiz now. And your performance would be better tomorrow because you would be energized. इसलिए माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो जहां लोगों को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को रिलैक्स करते हैं, वहां उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज भी बनाई हैं जिसमें उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को या एथलीट्स को एनर्जाइज किया जाता है. देखिए, एनर्जाइज करने के तरीके जो हैं या उसका रिलेशनशिप जो है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको फिगर्स के जरिए से करके दिखाता हूं. इन वेरियस रिसर्चेस अंडरटेकन, it has been shown, here is a figure for you. On this axis, you can see the performance of a person. And on this axis is the arousal level. The vertical axis is the performance, and the horizontal axis is the arousal level. The dotted line shows the performance of a person after arousal, after pep talk, and the non-broken line shows performance before pep talk or before arousal. As you can see, the performance improves considerably after psyching up or after energizing, because you can see the dotted line goes vertically above. The dotted line shows the performance improvement as a result of after pep talk or after energizing, whereas the unbroken line shows the performance बिफोर. आप नोट करें कि जो परफॉर्मेंस है वो पेप टॉक के बाद, एज द डॉटेड लाइन शोज, इंप्रूव्स. इसी फिगर को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. मैं आपकी तवज्जो कराना चाहूंगा
इस फिगर नंबर 2 की तरफ, the same thing, you have the arousal level in the axis which is horizontal, and you have the performance level shown on the axis which is a vertical axis. You can see that performance improves further when arousal technologies are put into operation. When pep talk is put into operation, that arousal level increases because of pep talk, and as a result of increase in arousal level, performance becomes better, as it is shown in this figure here. Let us take a look at the next figure and see the relationship of arousal with performance. अब इस फिगर पे गौर कीजिए, फिगर नंबर 3 पे, ये वही एक्सिस हैं दोनों के दोनों, परफॉर्मेंस और अराउजल का. परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं उसी तरह से अनब्रोकन लाइन और डॉटेड लाइन में दिखाई जा रही है. और आप देखें कि परफॉर्मेंस जो है वो it increases up to a certain point, and when pep talk or arousal technologies are further employed, there is a deterioration in performance, as your dotted line shows. The deterioration in performance occurs because the level of activation has increased beyond the optimal level. As the pep talk or energizing technology was helping to increase performance, to improve performance, in this case, in this diagram, you can see that the performance is deteriorated. That is because performance deteriorated as a result of a beyond optimal level arousal state. इसी चीज को इस अगले डायग्राम में मजीद आप देखिए और ये आपको और बात क्लैरिफाई कर देगा ये डायग्राम. Here you can see that the performance has further deteriorated because the arousal technologies or the pep talk or psyching up procedures went beyond a certain point, and the arousal level increased beyond the optimal level of activation, thereby decreasing the performance, thereby deteriorating the performance. इसलिए energizing जो है, that is a double-edged sword. It is a double-edged sword because it can lead to better performance or it can lead to worsening of performance. So when sports psychologists energize, when sports psychologists try and increase the activation level of sports people, they keep in view that the methodologies that they adopt are methodologies which are used at the right time. Timing is of most crucial significance in this regard, because if the performance is below par, energizing technologies will increase performance. On the other hand, if the performance is already reached the peak point, then energizing technologies will bring the performance down, because then the sports person would be over-energized, and the over-energized person, we know from catastrophe theory and other theories, the inverted U theory that we have been talking about, we know all these theories, we know that there is tremendous evidence to support the fact that an over-energized athlete or a sports person can manifest, shows a deteriorated performance. और लेबोरेटरी के तजुर्बात से
जो इन डायग्राम्स फिगर्स के जरिए मैंने आपसे गुजारिश की है, उससे भी यही बात जाहिर हुई है कि एनर्जाइजिंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डिटीरियरेट्स परफॉर्मेंस। और यही चीज जो है, दिस इज कॉल्ड ए मैचिंग हाइपोथेसिस. Matching hypothesis refers to two things. Number one, that the timing of energizing should match the level of activation of the person who is being energized, who is being given the pep talk, who's being psyched up, who's being led to believe that he can perform better. Because if he's already energized, if he's already at a heightened state of activation, pep talk or energizing technology will lead to deterioration of his performance. एक तो नोटिसेबल चीज ये है. दूसरी नोटिसेबल चीज मैचिंग हाइपोथेसिस जो पॉइंट आउट कर रहा है, जिस रिसर्च का भी जिक्र किया गया और जो हमने बात पिछले लेक्चर्स में की, वो ये है कि level of activation varies from person to person. Person A, for instance, may not be activated in a certain position at a certain time in a game. Person B, for instance, may be activated in the exactly identical position in an exactly identical game because of certain personality factors. Remember, we talked about certain personality factors that come into operation while a person is performing in sports. So those personality factors, those inherited factors operate and make the athletes differ from each other. Individual differences in athletes and sports people then is responsible for varying level of activation which is related to performance. If a person is already hyper-energized, further energizing would deteriorate his performance. If a person is under-energized, the energizing would help to increase his performance. So, matching hypothesis refers to keeping individual differences in view when psychologists, coaches, team managers go on to energize people, energize athletes, energize sports people. That is to be kept in mind. Let us now take a look at some of the strategies of energizing. इससे पहले कि हम उन energizing strategies का एक bird's eye view लें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप सोच के जवाब दीजिए. क्या ख्याल है? Can we as psychologists employ identical technologies for energizing a team and energizing individuals? What do you think? What are psychologists doing these days? Are they using similar, identical technologies for energizing teams and for energizing individuals? देखिए, हमने आपसे पहले भी गुजारिशात की थी कि गेम्स जो हैं, स्पोर्ट्स जो हैं, वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी हैं. कौन कौन सी? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एंड टीम स्पोर्ट्स. Individual sports such as athletics, individual sports such as swimming, individual sports such as horse riding, ये individual sports हैं. Weightlifting is an individual sport. Boxing is an individual sport. Wrestling is an individual sport. All of these are Olympic sports. Opposed to that, you have tennis, which is both individual as well as a team sport. You have badminton, which is individual as well as a team sport. You have table tennis, which is individual as well as a team sport. You have certain parts of swimming, which are individual as well as team sports. For instance, water polo. For instance, synchronized swimming
And then you have sports which are only team sports. Cricket, hockey, volleyball, football, these are only team sports. अब आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है, क्या टीम्स और इंडिविजुअल्स को एनर्जाइज करने के लिए आपके ख्याल में माहिरीन नफ्सियात एक सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते होंगे या मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते होंगे? आपने ठीक अंदाजा लगाया, बिकॉज ऑफ द नेचर of the games and the sports, two different strategies have to be adopted. Strategies that energize teams and strategies that energize individuals. These are two different strategies. तो जब भी हम energizing strategies का जिक्र करेंगे, उस वक्त हम ये बात अपने मद्देनजर जरूर रखेंगे कि are we referring to team energizing strategies or are we referring to individual energizing strategies? Team energizing strategies are radically different from individual energizing strategies. And on the other hand, individual energizing strategies obviously must be completely different from team energizing strategies. तो ये ख्याल जो है कि आप एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी और एज एन एक्सपर्ट इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हु आर यू एनर्जाइजिंग? आर यू एनर्जाइजिंग टीम्स or are you energizing individuals? If you are energizing teams, you adopt different strategies. If you are energizing individuals, you adopt different strategies. देखिए, हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए जो कोच अपॉइंट किए जाते हैं, जो मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन हमारे बोर्ड्स और साहिब इक्तदार जो हैं उनको देखना चाहिए, और वो देखते होंगे कि क्या जो हमारे कोच और मैनेजर्स हैं वो टीम स्ट्रेटजीज से वाकिफ हैं या नहीं, और हमारे कोच और हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हमारी एथलेटिक्स टीम को या स्विमिंग की टीम को अपॉइंट किए जाते हैं वो देखते होंगे या उनको देखना चाहिए कि क्या वो इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज से वाकिफ हैं, क्योंकि क्रिकेट और स्विमिंग, हॉकी या कोई एथलेटिक्स की जो इवेंट हैं, दे आर रेडिकली डिफरेंट इन नेचर. डिफरेंट स्ट्रेटजीज नीड टू बी एम्प्लॉयड. इसलिए स्ट्रेटजीज का जिक्र करते हैं ऑफ एनर्जाइजिंग, देन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टीम एनर्जाइजिंग स्ट्रेटजीज एंड इंडिविजुअल एनर्जाइजिंग स्ट्रेटजीज. लेट अस लुक एट सम ऑफ द टीम energizing strategies. बहुत सी हैं ये team energizing strategies. अगर देखा जाए, if you were to take a view of these, there are 9 important team energizing strategies. We will talk about some of them today. चलिए ख्याल रखिए कि हम team energizing strategies का जिक्र कर रहे हैं जो कि individual energizing strategies से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. Let us take a look at the first team energizing strategy. The first one is goal setting. हमने आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाते हुए भी ये बताई थी बात कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक अहम तरीन चीज है ऑर्गेनाइजेशन को एनर्जाइज करने के लिए, दैट इज setting the overall goal of the organization. याद आया आपको कुछ? Please transfer the information that you gathered in organizational psychology and use that information from organizational psychology in sports psychology. ये वही इंफॉर्मेशन है जो आपको वहां दी गई थी, वो आपको यहां भी कारआमद रहेगी.
setting team goals is an important strategy to energize the team as a whole. क्या किया जाता है? मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीम को कह सकता है कि मेरी आपसे यह तवक्को है कि आप 95% शॉर्ट कॉर्नर्स जो हैं उनको गोल्स में तब्दील करने के काबिल हो जाएं. वी आर टॉकिंग अबाउट टीम गेम ऑफ फील्ड हॉकी एज अपोज टू ice hockey. In field hockey, we have short corners where the team plays a penalty hit and tries to convert that penalty hit into a goal score. Overall team energizing strategy in that context might be that the psychologist or the coach or the manager says that the team should try and convert those short corners into goals, for instance, 95% of the time, or 76% of the time, or 27% of the time. When this overall goal is set, that is a team energizing strategy. ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आपको याद है हम बिल्कुल यही टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की थी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए. हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन में 12 लोग जो हैं वो सुबह आने से पहले 5 मिनट लेट पहुंचते हैं और हमने ये देखा था कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का 1 घंटा वक्त जो है वो जाया हो जाता है. 12 लोग 5 मिनट देर से आए तो 60 मिनट जाया हुए. 60 minutes of organizational time is wasted. So we made it an organizational goal and we told the people coming to the organization that we expect them to be on time. And that was an organizational team goal. इसी तरह से हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी एक टीम गोल सेट कर देते हैं एंड दैट सेट टीम गोल एनर्जाइजेस द टीम. उनको पता लग जाता है कि उनको किस मकाम तक पहुंचना है और जब उनको ये पता चल जाए कि उन्हें किस मकाम तक पहुंचना है तो दे कैन बी एनर्जाइज्ड, दे कैन बी मोर फोकस्ड, they can be more targeted, and therefore the goal achievement becomes easy. That's one way of energizing teams. The second way in which teams can be energized is what is called pep talks. A pep talk is a method of talking to the team by the psychologist which helps to energize the team as a whole. Psychologist या मैनेजर या कोच जो है वो पेप टॉक में टीम मेंबर से या ग्रुप से ऐसी बातें करता है, उनको ऐसी बातें बताता है जिससे टीम के लोगों की स्पिरिट, टीम के लोगों की लेवल ऑफ अराउजल जो है वो पहले से बेहतर होती है. ऑफ कोर्स देयर इज एन अजम्पशन हियर दैट द साइकोलॉजिस्ट नोज हाउ टू कंडक्ट द पेप टॉक. इफ द साइकोलॉजिस्ट इज अनट्रेन्ड then of course he would not know. But as we were talking about in the initial lectures related to this subject, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अब दुनिया के मुख्तलिफ तहजीब याफ्ता ममालिक में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सर्टिफाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स हैं. उनको रिकग्नाइज किया जाता है एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स. उनको बॉडीज, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट्स की, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट्स की बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनकी
क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस का एक मवाजना करके डिटरमिन कर लेती हैं कि ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है इसमें एक्सपीरियंस और एजुकेशन ऐसी है कि ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकता है. एंड देन स्पोर्ट्स पीपल एम्प्लॉय ओनली सर्टिफाइड, recognized sports or chartered sports psychologists. So when these chartered, recognized sports psychologists are employed, they obviously know how teams may be energized. So when they give talks, those talks are energizing. In energizing teams, pep talks are not given by people who are not familiar with psychological principles and their application to sports psychology. Pep talks involve talks given by respected psychologists or respected ex-members of the teams. For instance, we know that some of our hockey players, cricket players, athletes in the past were recognized as national, Asian and world champions. हमारी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के टाइटल जीते, हमारी आज से कुछ डेकेड्स पहले एथलेटिक्स की टीम ने एशियन चैंपियनशिप्स में बहुत नुमाया कारकर्दगी दी थी. तो ये लोग जो हैं, they are obviously respected members of the hockey, cricket teams and athletics. If they are invited to give the pep talks apart from qualified psychologists, then those pep talks really energize teams. क्योंकि टीम वाले जानते हैं कि ये माहिरीन नफ्सियात जो हैं ये सर्टिफाइड हैं वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड बॉडी से, क्योंकि टीम मेंबरान जानते हैं कि ये मेंबर जो हमें टॉक देने आ रहा है ये उस टीम का मेंबर रहा है जो टीम वर्ल्ड चैंपियन थी. इसलिए पेप टॉक्स भी उन लोगों से दिलाई जाती हैं जो रिकग्नाइज्ड साइकोलॉजिस्ट्स हों या रिस्पेक्टेड मेंबर्स हों. द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट as an energizing strategy for the entire team is the use of bulletin boards. देखें, जहां भी टीम energizing का जिक्र होगा, assumption है that the team is living together. All important teams have to practice together, have to share the same living quarters, the same living conditions, the same food, the same electricity, the same area for going around, the same physical environment. Because all of these factors make teams come together, make them gel. अगर टीम के कुछ मेंबर जो हैं वो एक जगह रह रहे हों और कुछ और मेंबर जो हैं वो किसी और जगह रह रहे हों, अगर कुछ मेंबर्स कुछ और खा रहे हों और कुछ और मेंबर्स कुछ और खा रहे हों, अगर कुछ मेंबर जो हैं वो अपने वक्त पर आए और कुछ मेंबर जो हैं वो किसी और वक्त पर आए, तो फिर टीम वुड नॉट जेल टुगेदर. सो ऑल वर्ल्ड coaches, psychologists, managers, captains, administrators, when they are managing teams, they put the teams physically together in the same place. And that physical proximity, that physical nearness, that close interaction brings the team members together. Now, when those people are living together, then it is assumed that they are sharing the same areas of interaction. Then it is assumed, then it is obvious that they would be reading the same newspaper, they would be reading the same notice boards, they would be looking at the same
TV channels, TV programs. And that is exactly how it happens. When teams share living areas, when teams share living quarters, when teams share everything in their physical environment, then that helps to bring the team together, but then also the teams are exposed to identical stimuli. Bulletin board is one of those stimuli. Psychologists use bulletin boards for messages which relate to how to energize people, messages part of the pep talks, messages that the team members cannot miss. उनको पढ़ना ही पड़ेगा. और वो मैसेजेस की कंटेंट क्या है? उनकी कंटेंट है एनर्जाइजिंग. वो क्या कंटेंट है? फॉर इंस्टेंस, you can do it. For instance, we have done it in the past. For instance, if we work together, we can do it. These are 3 examples that I have given you of a bulletin board. They were actually used. ये जो मैंने आपको मिसालें दी हैं, ये सचमुच इस्तेमाल की गई बुलेटिन बोर्ड्स पर, जहां पर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो नोटिस की शक्ल में इनको लिख देते हैं. ये तीसरा तरीका है यूजेज ऑफ बुलेटिन बोर्ड का, ब्रिंगिंग टीम्स टुगेदर, मेकिंग देम शेयर द सेम फिजिकल एनवायरनमेंट, and then using bulletin boards as tools for pep talk, as tools for energizing people, as tools to convey energizing messages, as tools of getting people to become more actively involved in the game and the sport. That is how bulletin boards are used. चौथी चीज जो इस रेफरेंस में देखनी है, जो माहिरीन नफ्सियात इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फैन स्पोर्ट. आप जानते हैं फैंस क्या है? मैं पंखों का जिक्र नहीं कर रहा. फैन इज ए टिपिकल टर्म यूज्ड इन स्पोर्ट्स. Fan is somebody who appreciates sports, who likes sports, and who is a certain admirer of a person, a team, or a sport. Fan sport को भी इस्तेमाल किया जाता है पेप टॉक के तौर पर, एनर्जाइजिंग के तौर पर. When fans, when admirers convey their support, convey their expectations, convey their fears, convey their wishes and desires to the team members become energized. अगर मिसाल के तौर पर आपके स्कूल की, आपके कॉलेज की, आपके मोहल्ले की, आपके शहर की, आपके प्रोविंस की और आपके मुल्क की टीम को बहुत से लोगों की, बहुत से फैंस की दुआएं मिलें, तो क्या ख्याल है? वो टीम पहले से बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट फैन सपोर्ट इज ऑल अबाउट. व्हाट the support of the admirers, the support of the supporters leads to. अगर टीम को ये पता चले कि लोग उनसे खुशगवार तवक्कुआत रखते हैं, कि लोग उनके लिए लाइन में खड़े होकर 4-4 घंटे, 6-6 घंटे के इंतजार के बाद टिकट खरीद के उनका मैच देखने के लिए आते हैं, तो क्या ख्याल है टीम के मेंबरान जो हैं वो एनर्जाइज होंगे या नहीं होंगे? आप जानते हैं कि हमारा जब मैच हॉकी या क्रिकेट का हमारे हमसाया मुल्क के साथ होता है, तो लोग कितनी कितनी देर इंतजार करके मैच का टिकट खरीदते हैं. और आपके ख्याल में इस बात का आपकी टीम पर, हमारी पाकिस्तान की टीम पर खुशगवार असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है. आप जानते हैं कि रिसर्च ने, जैसे हमने पहले भी आपसे जिक्र किया, रिसर्च ने हमें यह दिखाया है
कि होम ग्राउंड में होम टीम को एडवांटेज होता है अगेंस्ट द ओपोनेंट्स टीम्स विच अवे फ्रॉम होम। ये होम एडवांटेज क्या चीज है? होम एडवांटेज पार्टली इज फैन सपोर्ट, क्योंकि जिस जगह पे गेम खेली जा रही है, जिस जगह पे टीम है, अगर वही उसके स्पेक्टेटर्स भी हैं तो उस टीम को उस सपोर्ट की वजह से स्पेक्टेटर्स या ऑडियंस या एडमायरर्स या फैंस की सपोर्ट की वजह से एनर्जाइज हो जाते हैं बहुत टीम वाले, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। माहिरीन नफ्सियात जो हैं या मैनेजर जो हैं वो फैन सपोर्ट को एक स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं टू ब्रिंग अबाउट बेटर परफॉर्मेंस इन देयर टीम्स। आपने नोटिस किया कि माहिरीन नफ्सियात किस हद तक पहुंच रहे हैं एनर्जाइज करने के लिए। चलिए इससे आगे भी देखते हैं। पांचवी चीज जो आज हमने देखनी है, दैट इज कोच एंड एथलीट एंड पेरेंट इंटरेक्शन। Psychologists assure, in order to energize teams, psychologists assure that parents, coaches, and athletes or sports persons interact together. क्यों? इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि माहिरीन नफ्सियात ने यह देखा है कि कोच अकेला या पेरेंट्स अकेले जो हैं वो उतने एनर्जाइज नहीं कर सकते जितने के ये दोनों पार्टीज मिलके। इफ फॉर इंस्टेंस द टीम नोज दैट टीम्स पेरेंट्स और टीम्स सपोर्टर्स और टीम्स फैंस एंड द टीम्स कोचेस एंड द टीम्स मैनेजर्स, all of them are with them, wouldn't they be energized? Of course they would be, as compared to, as opposed to, if the team knows that only coaches are in favor of them. एक सिर्फ वेरिएबल की सपोर्ट जो है वो बहुत से वेरिएबल्स की मिली जुली सपोर्ट से कम होती है। इसीलिए माहिरीन नफ्सियात जो हैं उनकी कोशिश ये है कि पेरेंट्स और कोचेस मिलके टीम के साथ इंटरेक्ट करें। देखें, जहां पेरेंट्स का, जहां कोचेस का अहम रोल है टीम को बढ़ाने में, टीम को बेहतर बनाने में, वहां आपका क्या ख्याल है? पेरेंट्स का भी या गार्डियंस का भी रोल है टीम से मुतल्लिक या नहीं? क्या ख्याल है आपका? जहन में लाइए अपनी मोहल्ले की टीम, स्कूल कॉलेज की टीम, यूनिवर्सिटी की टीम, प्रोविंस की टीम या नेशनल टीम के प्लेयर्स को, और बताइए कि क्या उन प्लेयर्स में एनर्जाइज करने में क्या पेरेंट्स का रोल है? आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। अगर पेरेंट्स डिस्करेजिंग हैं तो एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन्स भी डिस्करेज्ड होंगे। अगर पेरेंट्स एनकरेजिंग हैं तो एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन्स भी एनकरेज्ड होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि डिस्करेजिंग पेरेंट्स के गुड स्पोर्ट्स पर्सन्स नहीं बन सकते, जरूरी नहीं है। It is possible that even when parents are discouraging, even when parents prove to be hindrances in the sports activities of their children and their wards, even then these sports persons could become good sports persons. But generally speaking, supportive parents facilitate, helping parents facilitate their wards and their children. इसलिए माहिरीन नफ्सियात समझते हैं कि पेरेंट्स का निहायत अहम रोल है
स्पोर्ट्स पर्सन्स को एनर्जाइज करने में, और क्योंकि पेरेंट्स का अहम रोल है एनर्जाइजिंग में, इसलिए माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो पेरेंट्स को भी कोचेस के साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि कोचेस, ऑर्गेनाइजर्स, मैनेजर्स और पेरेंट्स मिलके टीम को एनर्जाइज करें। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, कोचेस और मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पेरेंट्स टुगेदर, then this combination becomes tremendously energizing for the team as a whole. So sports psychologists stress the fact that sports persons must be energized, teams must be energized with a concentrated effort of the coach, the athletes, and the parents all together. तो ये पांचवी स्ट्रैटेजी है एनर्जाइज करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स की, कि वो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स, academic psychologists are also of the view that parents must be involved in the pursuit of academics and education of their children and their wards, because they have realized that in academics also parents play a crucial role in the education and academic achievement of their children. इसलिए यही चीज हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी अप्लाई करते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो एनर्जाइज करने में माहिरीन नफ्सियात समझते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बिफोर वी एंड टुडे, लेट अस रीकैप व्हाट वी हैव सेड। हमने आपसे गुजारिश की थी कि माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो महज रिलैक्सेशन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। रिलैक्सेशन कराना एक बहुत अहम टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, क्योंकि हमने देखा है कि कॉग्निटिव एंजाइटी या अराउज्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स of the athlete or the sports person negatively impacts his or her performance. Therefore, one strategy is to relax, is to cope with anxiety and over excitation of sports persons and athletes. On the other hand, this is the other extreme of sports performance. If the person is not energized, if the person is not warmed up, if the athlete or the sports person is not psyched up, is not prepared for the competition, for the sports that he is supposed to perform or she is supposed to perform, then this lack of preparation, this lack of readiness, this lack of mindset results in a less than ideal performance. Therefore, sports psychologists not only relax people, they also energize sports people. We talked about various technologies of energizing. First, we talked about the logic of why energizing is important. Then we talked about various strategies. And in that context, we talked about two broad categories of strategies. Strategies related to individual energizing and strategies related to team energizing. हमने आपसे गुजारिश की थी कि ये दोनों मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ तरीका हाय कार हैं। इंडिविजुअल्स और तरह से एनर्जाइज किए जाते हैं, टीम्स और तरह से एनर्जाइज की जाती है। इट इज नॉट टू से दैट individual energizing strategies are totally not applicable to team energizing strategies, or that team energizing strategies are not applicable at all on individual basis. That's not true. What we are saying is that there are different strategies used for energizing teams and used for energizing individuals.
we talked about first the team energizing strategies. In that context, we only talked about 5 of them. वो कौन-कौन सी 5 हैं? First, we talked about goal setting. Then we talked about pep talks. Then we talked about bulletin boards. Then we talked about using fan support to energize the team. And then we brought out the importance of athlete, the coach, and the parents, and how the psychologists can bring about the interaction of athlete, the coach, the sports person, the coach, and the parent, and how that interaction can energize sports persons. Do look at these things. Until next time, Khuda Hafiz, God be with you.